के नामी अपराधी रंजीत महतो चला एसटीएफ की हत्या दी। हरियाणा के सिरसा से एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। मुख्य हत्या मामले में चल रहा था वांछित। नालंदा में अवैध बालू माफियाओं के हौसले बुलंद। बालू माफियाओं के दो पक्षों में चली गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने की छापेमारी जारी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। प्रेमचंद्र मिश्रा ने 17 अप्रैल को राज्यपाल की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर बयान जारी किया, जहां उन्होंने कहा कि पिछले बजट सत्र में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन अब सर्वदलीय बैठक कराने का फैसला लिया गया है, जिससे वो काफ़ी खुश हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट में सरकार को लगना चाहिए कि विपक्ष की तमाम पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन पर से उम्र सीमा हटा देने की भी बात की। बिहार में कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने और टीकाकरण अभियान को लेकर मैंने पिछले बजट सत्र में भी सरकार को सुझाव दिया था कि आप सर्वदलीय बैठक का आयोजन करें, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तमाम सरकार के लोगों ने इस सजेशन का मजाक उड़ाया था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि 17 तारीख को बिहार सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है पटना में। मैं उसके इस निर्णय के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बिहार में, खासकर पटना में और अन्य भागों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, सरकार को पूरी गंभीरता से इसमें लगना चाहिए और हम विपक्ष की पार्टियां भी उन्हें सहयोग करने को तैयार हैं। बिहार में कोरोना को लेकर सतर्कता जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो महमदपुर गांव पहुंचे, जहां पप्पू यादव ने बारी बारी से सभी पीड़ित परिवार से मिलकर आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि इस नरसंहार को जातीय रूप देना कहीं से कहीं भी उचित नहीं है। अगर कोई पीड़ित परिवार को मदद करना चाहते हैं तो करें, लेकिन जातीय विद्रोह पैदा ना करें। हमने आज करनी सेना के भी लोगों से मैंने बात की। मैंने कहा कि ये कैरेक्टर सही नहीं है। यदि आप उस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो जीभ काट लो, ये काट लो, वो काट लो, बीजेपी वाले को ऐसे कर दो, या ऐसे समय में सही श्रद्धांजलि नहीं होगी। घटना किसी क्रिमिनल गिरोह ने किया है, तस्कर के गिरोह ने किया है। उसको हम अपने आचरण से जाति का आचरण ना करें। यह बहुत क्लियर है मेरी तरफ से। मधुबनी में हुए भीषण नरसंहार के बाद घायल हुए मनोज सिंह का इलाज राजधानी के पारस अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उन्हें उचित इलाज के लिए दिल्ली जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं इस मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मनोज सिंह से मुलाकात की और उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई। साथ ही इलाज के लिए दिल्ली जाने के लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था का इंतजाम किया। साथ ही इस दौरान पूर्व सांसद ने नरसंहार की जमकर आलोचना करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। भैया, ये जितनी मदद होगी यहाँ से लेके एम्स तक पूरी मदद होगी। सर फिलहाल अभी एम्बुलेंस में 2 लाख रुपया की मदद हम लोग, अभी हमने प्रेमचंद जी को कहा 1 लाख अभी मदद की है, वहाँ 1 लाख मदद होगी। पीड़ित यही है अभी जिनका इलाज चल रहा है, कोमा में है। अच्छा। और 15 लाख रुपये लग गए पारस में जी। 12 लाख रुपये लूट का अड्डा बना हुआ है भाई।
बिहार रेलवे के बड़े अधिकारी चीफ मटेरियल मैनेजर पूर्व मध्य रेल के रविंद्र प्रसाद के द्वारा उनके सरकारी आवास में कार्यरत छोटे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार और महिला कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पूर्व मध्य रेल के चीफ मैनेजर रविंद्र कुमार पर राजेंद्र नगर रेलवे अधिकारी आवासीय परिसर में देखरेख करने वाले कर्मचारियों ने अपने ऊपर मारपीट का आरोप लगाया, जिसे लेकर राजेंद्र नगर रेलवे पुलिस में मामला दर्ज किया गया। तो वहीं इस मामले को लेकर रेलवे अधिकारी रविंद्र कुमार का अभद्र भाषा और मारने की धमकी देते हुए ऑडियो क्लिप सामने आया। ऑडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। तुम लोग जिसको बोलना है बोल। अब हम नहीं बोलेंगे सीएम को, अब तुम लोग बोलना। अब हम तुम लोग डंडा मारता हूँ जी, अब गाली देता हूँ, लात मारूंगा, नहीं करूंगा जी सर, और गाली दूंगा, लात मारूंगा। तुम बोल डीआरएम को बोले, जीएम को बोले, किसको बोलते तेरे बाप को करते हो कि नहीं जाके कर रहा है तुम लोग। अभी आ रहा हूँ। मटेरियल मैनेजर है, रेलवे के अधिकारी हैं, हाजीपुर में पोस्टिंग है उनका। वो आए दिन जो रूल में नहीं हम लोग का है, अपना कपड़ा धोने के लिए बोलते हैं हमारे स्टाफ को, और अपने फैमिली के जो होता है कपड़ा वो सब धोने के लिए बोलते हैं, जो रूल में नहीं है, जो नियम नहीं है। और हमारे स्टाफ काम से हर व्यस्त रहता है, इसलिए वो बोला कि सर ये मेरा काम नहीं है। इसके वजह से वो गाली गलौज कर बहुत अभद्र तरह के बात बोलते हैं, और महिला कर्मचारी के साथ में अभद्र व्यवहार टिप्पणी करते रहते हैं। बात करते हैं कि बहुत मोटी हो, सूट पहन लो, ये सब बात है। तो हम लोग ये नहीं करने आते हैं सर। मतलब उनका व्यवहार अच्छा नहीं है? नहीं है, गंदा। नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव में अवैध बालू खनन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। इस फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी के नेतृत्व में सुबह भारी संख्या में पुलिस बलों के साथ गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जहां धान की पुंज और घर में छिपाकर रखे गए हथियार, कारतूस, गांजे को बरामद करते हुए अवैध बालू खनन में लगे ट्रैक्टर को जब्त किया। तो वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी डॉक्टर नोमानी ने बताया कि गोलीबारी में शामिल लोगों का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद नालंदा एसपी हरिप्रसाद एस के निर्देश पर छापेमारी के लिए टीम का गठन भी किया गया। इलीगल माइनिंग को लेकर दो पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना घटित हुई थी। तत्काल उसमें पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया। 10-12 लोग अज्ञात 12 लोग नामजद थे और कुछ अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किए। इस गोलीबारी की घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया। तत्काल टीम का गठन कर आज अहले सुबह हम लोगों ने उस बहुआरा गांव में कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया। तो आपको बता दें कि गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नालंदा से ये पूरी खबर सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक साथ अवैध बालू खनन को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी के नेतृत्व में सुबह भारी संख्या में पुलिस बलों के साथ गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिव कुमार जुड़े हुए हैं। शिव कुमार, अवैध बालू माफियाओं के लगातार हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। गोलीबारी इस दौरान की गई, क्या कुछ पूरे मामले की जानकारी? जी, मैं बस बता दूं आपको कि नालंदा का यह मानपुर तो थाना क्षेत्र है, जहां अक्सर बालू माफियाओं का एक वर्चस्व को लेकर हमेशा एक दूसरे से देखेंगे कि कभी तो ट्रैक्टर में आग लगा दी जाती है, कभी खनन विभाग के टीम जाते हैं तो उनपे गोली की बारी की जाती है, तो कभी आपस में ही वर्चस्व लेकर गोलीबारी होती है जी। और कई हत्याएं भी हो चुकी हैं जी। और अभी हाल फिलहाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गोली चलने की आवाज
बच्चों के भागने का और उसके बाद लोगों का भागने का उसमें सीन था। साथ ही लोग के हाथ में राइफल और बंदूक थे। तो इसे वायरल होने के बाद देखकर नालंदा पुलिस जो है इसे देखते हुए, और ये कल आप लगातार देखेंगे कि कल पूरे रात छापेमारी की गई इस क्षेत्र में, और छापेमारी करने के बाद कई 9 ट्रैक्टर हैं, करीब कई हथियार हैं और कई जिंदा कारतूस, तो इस तरह के कई चीज बरामद की है। जी, जिस तरीके से पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई है, क्या कुछ सामान बरामद हुआ? तो बता दूं कि सामान बरामदगी में देशी राइफल है, बंदूक है, कट्टा है, उसके बाद इनके कारतूस है, बम है, और साथ ही जो खनन में जो ट्रैक्टर्स जो ढोते थे बालू, उसे भी किया गया है। और नामजद है करीब 12 लोग कल हुए हैं, और आज 10 जो है वो 10 का आज भी नामजद को रखा गया है। जी, इस दौरान जिन 2 पक्षों के बीच में गोलीबारी हुई है अवैध बालू खनन को लेकर, उन दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ कारण ऐसे रहे कि गोलीबारी तक कर दी गई? जी देखिए, ये मामला ऐसा होता है कि आपसी वर्चस्व होता है। जैसे हमारे गांव के पास अगर नदी है और नदी जा रही है और यहाँ पे बालू अगर निकलता हो, तो हम चाहेंगे कि ये हमारा वर्चस्व यहाँ पे हो, और हम जैसे 10 लोग ऐसे हैं जो उस गांव के वैसे बनकर एक टीम बनाते हैं, और वो लोग वो उगाही करते हैं। वहां पर से जैसे बालू उठता है तो उसकी उगाही की जाती है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो है इसे एक मापदंड के तहत एक टोकन सिस्टम दिया गया है कि बालू अगर उठाव होंगे तो उसका इतना चार्ज लगेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इसे एक तरह से अवैध धंधा बना लेते हैं और वो इसे बेचते हैं दलालों के हाथ, कि आप हमारे ठेके से लेकर जाइए, हम आपको सस्ते में बालू दे देंगे। और अक्सर ऐसा ही खेल खेला जाता है। इसे लेकर जो है ये खेल चलता है कि भाई हमारा ये है तालाब या नदी हमारा है, ये नदी पर हमारा वर्चस्व है, इस पर कोई भी अगर आएंगे तो हम उसे मारेंगे या ये करेंगे। अब इसे देखकर दूसरा पार्टी वाला अगर कोई छोटा पार्टी है तो वो भी अपनी वर्चस्व को लेकर कि नहीं भाई, अगर हम इस पर चढ़ाई कर देते हैं और हम यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा वर्चस्व होगा, ये जो भी कमाई यहाँ पर आएगी वो हमारी होगी। यही होता है ये मामला। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई मानी जा रही है, जिसके चलते 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार, हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे। कोरोना टीकाकरण अभियान को महान उत्सव के रूप में मनाए जाने पर पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने बयान जारी किया है, जहां उन्होंने कहा कि इस टीकाकरण को उत्सव के रूप में जोर शोर से मनाया जाना चाहिए, जिससे लोग जागरूक हो सके। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेषता की भी बातें कही। उन्होंने बताया कि आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम मौतें भारत में हुई हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की ये विशेषता है कि वे बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी अवसर में बदलने में माहिर हैं। कोरोना से जो लड़ाई भारत ने लड़ी है, विश्व के सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है। आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम मौतें भारत में हुई हैं, और आज 2 टीका के साथ 10-10.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1 महीने के अंदर वैक्सीन पहुंचाने का काम भी भारत ने किया है। अब टीकाकरण को उत्सव के रूप में, एक उत्सव सप्ताह के रूप में मनाने का प्रधानमंत्री का जो आग्रह है, उसका पूरे देश में स्वागत होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि विरोधी दल कुछ न कुछ इसमें मीन मेख निकालते ही रहते हैं, उनका काम है मीन मेख निकालना। माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये विशेषता। दिल्ली के बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानून के विरोध में कई किसान संगठनों ने समस्तीपुर की सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, तो वहीं हाथों में झंडा बैनर लेकर विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर आंदोलन सभा में तब्दील हो गया। वक्ताओं का कहना है कि कई महीने से किसान कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की समस्या को दूर नहीं करना चाह रही।
जिसमें किसान की बात मानी नहीं गई और इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। देखिए, दिल्ली के अंदर जो कृषि काला कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में और सरकार जो किसान के ऊपर जो काला कानून थोप रही है, उसके खिलाफ आज बिहार राज्य किसान सभा, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन मिलकर पूरे बिहार में हम गिरफ्तारी देंगे और जेल भरेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार कृषि कानून को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध जारी है। इसी के चलते समस्तीपुर में भी इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांग की गई है कि जल्द से जल्द कृषि कानून को वापस लिया जाए और जो किसान विरोध कर रहे हैं दिल्ली की बॉर्डर पर, उनकी बातों को सुना जाए। आपको बता दें कि किसान समस्तीपुर में भी सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली की बॉर्डर पर भी किसानों का लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कृषि कानून को लेकर लंबा समय बीत गया है, लेकिन किसानों का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। साथ ही किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार कृषि बिल को वापस ले और समस्तीपुर में भी इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर किसानों के द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार ना ही दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान हैं उनकी सुन रही है और ना ही बिल को वापस ले रही है, जिसकी वजह से किसान लंबे समय से विरोध प्रदर्शन दिल्ली की बॉर्डर पर कर रहे हैं। जिस तरीके से कृषि बिल लाया गया तभी से ही किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तभी से ही किसान इस कृषि बिल के विरोध में है, लेकिन सरकार किसानों की नहीं सुन रही। औरंगाबाद मदनपुर थानाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता का स्वागत किया गया, वहीं पुराने थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी को भी विदा किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने पुष्प देकर सम्मानित किया। इसी तरह रफीगंज और ओबरा थाना के भी नए थानाध्यक्ष का स्वागत और पुराने थानाध्यक्ष की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मदनपुर थाने में नए थानाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया। एकेडमी से तुरंत आके जिला में योगदान करने के बाद 6-7 दिन के बाद हम लोग को थाना दे दिया गया। मेरे अंदर थोड़ा डर था कि कोई अनुभव नहीं है और थाना मिल गया। इसके बाद रफीगंज जैसा थाना जो बड़ा भी है और थोड़ा सा संवेदनशील भी है, लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर साहब का सहयोग, भगवान जी का सहयोग, रविकांत जी का सहयोग, अजय जी का सहयोग काफ़ी सराहनीय रहा। बिहार के बेगूसराय में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार पूरी तरह से तैयार दिख रही है, तो वहीं 1 साल से छात्रों के भविष्य और निजी शिक्षकों के बदतर जीवन को सुधारने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद आक्रोशित शिक्षकों ने अपनी मांग के समर्थन में पूरी तरह आवाजाही को रोक दिया है। बिहार सरकार का शिक्षा विरोधी जो नीति है, उस नीति के तहत सरकार ने लगातार 1 वर्षों से विद्यालयों को बंद रखा है। सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रहने से एक तरफ भारत के भविष्य, हमारे बच्चों का
जीवन बर्बाद हो रहा है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी शिक्षाकर्मी हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सब वो भूखे मर रहे हैं। ये कोई मजाक है? ये 1 वर्ष तक लगातार बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए शिक्षण संस्थानों को बंद करना या किसी भी व्यवस्था को बंद करना, क्या यह उचित काम है? समस्तीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कल्याणपुर में 4 अप्रैल को हुई लूट का खुलासा किया। इस मामले की जानकारी देते हुए सदर डीएसपी प्रीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीएसपी ने बताया कि घटना में शामिल 4 अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही लूटे गए किराना का सभी सामान बरामद कर लिया है। एक महत्वपूर्ण अपराधी श्याम बाबू राय है, जो कि अंतरजिला अपराधी है। इस पर पहले भी दरभंगा में हथियार के साथ पकड़ा गया था, उसका केस दर्ज है। उसकी गिरफ्तारी की गई, उसके द्वारा पूरे मामले का उद्भेदन किया गया। घटना में शामिल अन्य 4 अपराधी थे, सबके बारे में खुलासा किया। इसके बाद इसका मोबाइल के आधार पर जो बरामद हो चुका है, तकनीकी अनुसंधान किया गया, जिसमें जो ये घटना में शामिल थे सभी की उपस्थिति घटनास्थल पर पाई गई है। और इस घटना में करीबन 10 लाख रुपए मूल्य की किराना सामान की लूट हुई थी। वो पूरा का पूरा किराना सामान, जो करीबन 60 बोरे में पैक है, वो पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। सिवान में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला टोली का है, जहां पर सैफ अली युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक किसी काम के लिए बाजार गया था, जिसके बाद घर वापस नहीं लौटा। तो वहीं इस घटना के बाद पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। औरंगाबाद में दाऊदनगर शहर में एक पिकअप की चपेट में आकर ड्यूटी पर तैनात गृह रक्षक सत्येंद्र यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गृह रक्षक विजय कुमार सिंह जख्मी हो गया, जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सिपहा नहर रोड की ओर से तेज गति से आ रही एक अज्ञात ट्रैक्टर और पिकअप की नहर मोड़ के पास जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप असंतुलित होकर सड़क पर गिर गया, जिससे एक जवान की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी हालत नाजुक बनी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र स्थित विजधर ओपी के पास एक ट्रक अनियंत्रित हो गया, जिसमें चालक और उपचालक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का उपचार जारी है। औरंगाबाद के बारून में अवैध बालू खनन को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें कार्रवाई में बालू सहित ट्रैक्टर, ट्रक एवं खनन में मिले तमाम लोगों और दूसरे उपकरणों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन लगातार बारून सोन नदी से बालू खनन का अवैध खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी के साथ जिला खनन पदाधिकारी मुकेश कुमार और थानाध्यक्ष की ओर से बालू के अवैध खनन स्थल और अवैध रास्तों का निरीक्षण किया गया। साथ ही 3 ट्रैक्टर जिस पर अवैध बालू लदा हुआ था, उसे भी पकड़ा गया। SHO साहब दोनों हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। राजकुमार बाबू हैं, BNE काट में घुसे थे, वहाँ पे 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं और वहाँ से अभी और भी रास्ता वहाँ देखे हैं, देखते हैं कल उसको भी कटवाएंगे। और यहाँ भी हम लोग घुसे हैं देवी घाट के बगल में, यहाँ भी सूचना मिली है कि यहाँ से लोग निकालते हैं, जो अवैध रास्ता है हम लोग कटवाए हैं। उस पर भी निगरानी रखेंगे ताकि आगे इसको कोई मार्केट पे नहीं चालू करें और लगातार जारी रहे।
बेगूसराय बलिया थाना क्षेत्र में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें 11 घर जलकर राख हो गए। साथ ही 10 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर लगभग 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड विभाग के कर्मी दमकल की ओर से आग पर काबू पाया गया। बिजली की तार से चिंगारी से गेहूँ था, कपड़ा लपड़ा सब जितने जो सोना गहना सब जल दिया। आग कैसे बुझाए तब आप लोग? दमकल को बुलाए, दमकल थोड़ी देर के बाद आया, तब ग्रामीण लोग बताया है। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।